इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है और क्या होता है ये। अ चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास ऑफ मैटर। मतलब जैसे हर एक चीज में कुछ ना कुछ वजन होगा, ऐसे ही हर एक चीज में कुछ ना कुछ चार्ज होगा। और चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। अब हमने मैटर की बात करी है, तो हर एक मैटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। हर एक मैटर किससे मिलके बनता है, मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम। एटम। और एटम किससे मिलके बनता है, न्यूक्लियस। और चारों तरफ जो उसकी वैलेंसी सेल है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चारों तरफ कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, जे टॉमसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, यश अग्रवाल। यस सर। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। और कितना होता है, सर 1.67 टू द पावर -18। -18 नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, बस इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। ठीक है। यस सर। और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। अब चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, कूलम। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस जो होते हैं, कोई भी मान लो मैटर है, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे। एटम में चार्ज होगा, चार्ज के बहने को कितनी स्पीड से चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब दो टाइप के हमारे पास मटेरियल होते हैं, एक तो कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसमें करंट फ्लो होता है। और इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं होता। अब ये क्यों होता है करंट फ्लो, इस बात को समझो। जैसे कॉपर है, हमारे घरों में सबसे बढ़िया कंडक्टर क्या होता है, कॉपर होता है। वैसे तो चांदी भी है, लेकिन उसके वायर थोड़ा ही लगा पाएंगे हम। ठीक है, वो ज्यादा यस सर। कॉस्टली होगा, तो कॉपर सस्ता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर मेंडलिप की पीरियोडिक टेबल में 29 होता है। अगर उसको आप स्प्लिट करो तो 2, 8 और 18 1 होगा। बाहर आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि अगर हमने थोड़ी सी भी एनर्जी या थोड़ी सी भी हीट उसको दे दी, उसको कहते हैं वैलेंसी सेल। अगर थोड़ी सी भी हीट या थोड़ी सी भी ऊर्जा हमने दे दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से ही करंट का फ्लो होगा। जबकि इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। आगे पढ़ेंगे हम कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों। ये है स्ट्रक्चर इंसुलेटर की। इंसुलेटर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इट q amount of charges flow through a conductor in t time, then electric current I equals to q upon t। कोई नई बात नहीं है, आपने पहले से ही पढ़ रखा है। अब इससे डेफिनेशन आप खुद से बनाओ, थोड़ा सा ध्यान दो। पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। पर यूनिट का मतलब कि टाइम, एक सेकेंड। एक सेकेंड टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है। और Q क्या होता है, Ne के बराबर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी पे तो चार्ज डिपेंड करेगा। ये सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल में काम आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं और बहुत तगड़े तरीके से इस चैप्टर को करेंगे। ऐसा यूनिट, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इसके बाद मॉक टेस्ट लगाना और टेस्ट करना, जहां से भी जॉब भी करना है, सैंपल पेपर वगैरह, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऐसा यूनिट ऑफ एम्पियर, ऐसा यूनिट करंट की क्या होती है, एम्पियर। और ये साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे नाम रखा गया एम्पियर। अपने नाम पे, अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए रख दिया कि जब तक करंट पढ़ेंगे बच्चे मेरा नाम आता रहेगा, इसलिए उन्होंने अपना नाम रख दिया।
जैसे अगर मान लो तुम कुछ खोज करते हो इन फ्यूचर, कुछ योगदान देते हो मैथमेटिक्स में, तो यश थ्योरी के नाम से कुछ आ जाए, तो उसी तरीके से इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है मतलब दिशा का कोई खास अर्थ नहीं होता। ठीक है। एक एम्पियर करंट का क्या मतलब होता है? एक एम्पियर करंट का मतलब होता है कि एक सेकंड में एक कूलम चार्ज को फ्लो करने के लिए, ठीक है, एक एम्पियर करंट यूज होगा। ये बहुत ज्यादा पूछा गया है एनसीईआरटी के द्वारा कि 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकंड। ठीक है, उसी को कहते हैं 1 एम्पियर करंट। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में कितनी एम्पियर होते हैं? 10⁻³ माइक्रो एम्पियर में कितने होते हैं? 10⁻�6। यहां तक कोई दिक्कत? तो सर अब कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए थे करने के लिए, बहुत सिंपल थे, I=Q/T पे। तो न्यूमेरिकल्स को आप देख लेना और प्रैक्टिस करना। ये सेलेक्टिव न्यूमेरिकल है, इसके बाहर आपको कुछ भी ट्राई नहीं करना। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछो। उसके बाद मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में? कि एक एक्टिविटी के थ्रू मैंने ये एक्सप्लेन करा था। ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि अगर दो बर्तन आप लो, सेम लेवल का पानी दो और उसमें पाइप को जोड़ दो, तो पानी का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे वाले का लेवल उठा दो तो पानी का ट्रांसफर होने लगेगा। यही बात मैंने दूसरे तरीके से बताई थी कि अगर आप किसी स्लोप वाले रीजन में हो और ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, मान लो आप कोई पत्थर को लुढ़का रहे हो, तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी, जैसे दूसरे वाले केस में। अब मान लो पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ कोई काम थोड़ा ही करना पड़ा हमें। ठीक है ना? जब हम हाई से लो की तरफ जाएंगे तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा हमें। जब हम लो से हाई की तरफ जाएंगे तब बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब ये जो हाई और लो डेंसिटी रीजन हमने देखा ना, उसी को बस हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल में पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में उसी को हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल कहा गया। तो क्या पता चला यहां से कि जब हाई लेवल से लो लेवल की तरफ पानी का फ्लो हो रहा था, तो पोटेंशियल क्या होगा? हाई से लो की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझो पहले। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? कि एक यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को, पर यूनिट चार्ज को इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट, W/Q। एक एक 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए जितना काम हम करते हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसका फॉर्मूला होता है V=W/Q। या कई जगह E/Q भी लिखा रहता है इसका फॉर्मूला। E का मतलब एनर्जी। एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काम में। अब ये जो यूनिट है ना, यूनिट कहीं आसमान से नहीं टपकती, इनके फॉर्मूले बनते हैं। एनर्जी को जूल में नापा जाता है, चार्ज को क्यू में नापा जाता है, कूलम में। तो उसको लिख सकते हो आप जूल पर कूलम या वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है? जूल पर कूलम या वोल्ट। सीधी सी भाषा में क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो काम है जो पर यूनिट चार्ज पे करा जाता है। ठीक है भाई, यहां तो कोई दिक्कत? अब अब हमने क्या करा, इनफाइनिट से हम एक चार्ज को उठा के लाए। वो 10 कूलम था और दूसरा 5 कूलम था, तो काम किस पे ज्यादा करना पड़ा? पहले वाले पे। तो इसको बोलेंगे हाई पोटेंशियल, इसको बोलेंगे लो पोटेंशियल। भाई जिस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा उस पे क्या होगा? हाई पोटेंशियल होगा। और क्योंकि डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल की? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W/Q। समझ आ रही है बात यहां तक? यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ लिया।
और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कौन करता है? वोल्टमीटर। आपके घरों में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट की देती है गवर्नमेंट, ठीक है। और एमीटर, एमीटर किसको रीड करता है? करंट को। ये डीपीक्यू क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस कर लिए थे पहले ही। इनमें कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना आप। ये सारी वीडियोस मैंने ऐड कर दी वहां पे प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी के। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, पास्कल 5 पास्कल प्रेशर और 10 पास्कल प्रेशर। मान लो एक पानी की टंकी थी, आपने उसमें 3 होल कर दिए, तो सबसे ऊपर वाले का पानी नजदीक गिरेगा, बीच वाले का थोड़ा दूर गिरेगा, और जो बिल्कुल नीचे वाला है जहाँ हाई प्रेशर है बहुत दूर गिरेगा जाके, ठीक है भाई। अगर ऊपर वाले का प्रेशर है 5, तो अगर डिफरेंस निकालो तो 5 माइनस 0 कितना है? 5। अगर 10 माइनस 0 कितना है? 10। तो यहां से हमें पता चला कि हाई पोटेंशियल, जहां पे हाई प्रेशर है ना, जहां पे हाई प्रेशर है तो पानी दूर तक गया, तो प्रेशर को हम पढ़ेंगे पोटेंशियल की टर्म में, यानी कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा करंट फ्लो होगा, तेजी से करंट फ्लो होगा। समझ आ रही है बात? रिलेट कर पा रहे हो? हाई पोटेंशियल डिफरेंस जहां होगा तो वहां रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट बढ़ जाएगा। इसी के आधार पे हमने ओम का नियम पढ़ा था कि दिस लॉ गिवन बाय जर्मन, क्या नाम था इसका? जॉर्ज सिमन ओम। और ये 1827 में दिया गया था। उन्होंने वी और आई के बीच में रिलेशन था, जो अभी मैंने ऊपर बताया, ठीक है भाई, कि अगर आप V को बढ़ाओगे तो I बढ़ जाएगा। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, प्रोवाइडिंग द फिजिकल कंडीशन सच दैट टेम्परेचर रिमेन। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले। अभी बस ये समझो कि अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब इस जो जो साइन मैंने लगाया ना, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल का साइन। तो इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं, तो कांस्टेंट हम ले आए 1/r। तो फॉर्मूला क्या बना? v इक्वल्स टू, जब r की क्रॉस मल्टीप्लाई हुई आई आर, तो v इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला बना। या इसको ऐसा भी कह सकते हो, i इक्वल्स टू v/r, ठीक है। r क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है r। और इसी को कहते हैं रेसिस्टेंस। ये बहुत बड़ा काम करेगा इस चैप्टर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिसने रेसिस्टेंस को डीपली सीख लिया तो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर उसका कंप्लीट। ये रेसिस्टेंस है, ठीक है भाई। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे इसको। इस फॉर्मूले से हमें क्या चीजें दिखाई दे रही है? हमें ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हमारे घरों में जो लगा होता है, ये हर एक चीज में रेसिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ। और इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको ऐसे शो करा जाता है रेसिस्टेंस को। तो अगर हम रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे, मान लो आप किसी रोड पे जा रहे हो, वहां ज्यादा ट्रैफिक है तो कम फ्लो होगा ना आपका। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का है, अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। फिर वी आई ग्राफ हमने दिया, वी और आई ग्राफ, यानी करंट बढ़ेगा, वी इक्वल्स टू आर आई है ना, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था अभी कि अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, तो वही बात है सीधा। और रेसिस्टेंस को स्लोप से निकालते हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मटेरियल हैज टू रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं रह सकती कभी भी। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो कोई भी उपकरण हो वो थोड़ा बहुत गर्म तो हो ही जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत भाई? कोई डाउट हो आपको इस चैप्टर में अब तक तो पूछ लो। मुश्किल से 5 क्लास होंगी, बस इसकी उन्हीं 5 क्लास में खत्म हो जाएगा, इस सैटरडे संडे तक टेस्ट के साथ में कंप्लीट। लेकिन अगर आप साथ साथ में इसको नोट नहीं करोगे तो बेकार है फिर आपका पढ़ना। नो सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही।